ना मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है ना स्पीड चेंज हो सकती है। उसके बाद जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जरूरी नहीं कि स्पीड चेंज हो तो यूनिफॉर्म है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है ना। तो कुछ एक कंडीशंस हम लिख लेते हैं कि हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन सुनते ही हमारे दिमाग में क्या क्या बातें क्लिक करनी चाहिए, उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है। तो हम पहले लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब तुम्हारे दिमाग में जो पहली चीज आई, इट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसका एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम लिखना चाहें तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता, वेलोसिटी चेंज हो रही है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? इफ ए पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल covers equal displacement in equal interval of time. A particle covers equal displacement in equal interval of time. Particle is said to be in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन, पहली कंडीशन तो एक स्ट्रेट लाइन में होगा ना, पहली कंडीशन तो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, दूसरा कंडीशन स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे केस में सपोज हम कहीं जा रहे हैं और पहली मतलब एक कंडीशन फिक्स है कि डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, हम एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे विद कांस्टेंट स्पीड। सपोज हमारी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो हम पहले 1 घंटे में जो ट्रैवल करेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे इन स्ट्रेट लाइन, वो होगा 50 किलोमीटर 1 घंटे में। और नेक्स्ट 1 घंटे की बात करें, क्योंकि हमारी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहनी है, क्योंकि हम ना तो डायरेक्शन चेंज करेंगे ना स्पीड चेंज करेंगे, स्पीड भी उतनी रहेगी 50। तो नेक्स्ट जो एक 1 आवर होगा, उस नेक्स्ट 1 आवर में भी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट और बाय यू पीपल, डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, दैट इज आल्सो 50 किलोमीटर। तो यही इसकी डेफिनेशन है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इफ ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको बताया कैसे जाता है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, non-uniform motion, it might be in straight line, straight line with variable speed, with variable speed, speed change हो रही है, जैसे सभी सपोज कभी स्पीड इंक्रीज कर दी, फिर ब्रेक लगा दिए, फिर स्पीड इंक्रीज कर दी, तो ये सब जो स्पीड चेंज हो रही है ना, पर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, तो भी यूनिफॉर्म मोशन है, तो भी यूनिफॉर्म मोशन है। और एंड इट माइट बी विद कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड से भी हो सकता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट माइट बी विद कांस्टेंट स्पीड, बट क्या कंडीशन लिखे नेक्स्ट, क्या होना चाहिए? स्पीड तो कांस्टेंट है और हम कह रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका तो क्या हो रहा होगा? डायरेक्शन चेंज, बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन, है ना, बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? डेफिनेशन वही है। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि पहले 5 मीटर किया तो नेक्स्ट में 5 मीटर किया तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल, ऐसा नहीं है। पहले 1 घंटे में मतलब सपोज कि 5 किलोमीटर गया है, अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि डिस्प्लेसमेंट सेम है, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेम डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गया है तो
सेम डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गया है तो ही हम बोलेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन। तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा वो विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, वो पहले 1 घंटे में जितना ट्रैवल करेगा नेक्स्ट में भी 1 घंटे उतना ही ट्रैवल करेगा। फिर भी हम बोल रहे हैं कि पहले घंटे में जितना गया उतना ही नेक्स्ट में भी गया, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है पर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं, क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज कर, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे स्पीड चेंज करें या डायरेक्शन चेंज करें, डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल नहीं हो सकता नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्योंकि सेकंड केस में डिस्टेंस तो सेम होगा, पहले घंटे में 50 किलोमीटर जाएगा तो दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर जाएगा, पर क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए डिस्टेंस इन फर्स्ट एंड सेकंड आवर्स इज सेम, दैट इज 50 किलोमीटर, but the displacement will not be same because the direction is getting changed. Definition क्या लिखेंगे, displacements are not same in equal interval of time if a particle covers unequal displacement, है ना। इसकी definition कितना चेंज करेंगे, if a particle covers unequal displacement in equal interval of time, a particle is said to be in non uniform motion। उस पार्टिकल को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो मोशन दो तरह के होंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारे सिलेबस में दोनों ही हैं। पहले हम यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तुम्हें आइडिया है ही, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है, डिस्टेंस भी पता है, कल हमने बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं स्पीड की। स्पीड क्या होगी, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट per unit time। distance covered by an object per unit time known as speed। तो स्पीड की फॉर्मूला भी ये लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का रेशो भी स्केलर ही आएगा, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगी, यूनिट डिस्टेंस की यूनिट एसआई सिस्टम में लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम में, सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस में। ये स्पीड हो गई। स्पीड के बाद आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होती है, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती, इट इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट covered by an object per unit time is known as velocity। तो क्या होगी वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v is equal to displacement delta x by delta t।
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या बन गई? यूनिट मीटर पर सेकंड, सेम SI। सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस सिस्टम में। अब वेलोसिटी और स्पीड के टाइप्स होते हैं, एक्चुअली हमें वो पढ़ना है ना, ये सारी बातें तुम्हें ऑलरेडी पता थी। एवरेज, सॉरी, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो मैं स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, मतलब एक ही बात है इन द सेंस कि जहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस आता है स्पीड के केस में, तो मतलब मैं जितने टाइप की वेलोसिटी है उतने टाइप की स्पीड भी है। मैं वेलोसिटी डिस्कस करूंगा तो स्पीड बिल्कुल सेम है ना। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिर्फ ये। जैसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट इज एवरेज स्पीड, और फर्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल सेम है। उसमें जहाँ डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करूंगा ना, वहाँ स्पीड के अंदर डिस्टेंस वर्ड आ जाएगा। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्पीड में फर्स्ट आता है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन remains same, it does not change with time। magnitude and direction लिख देता हूँ, does not change with the time। इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन भी बोला जाता है। एक सेकंड रुकना ना, मैं आपको लिंक शेयर कर। हाँ जी, कांस्टेंट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद द टाइम। इसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोलते हैं, मतलब यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट वेलोसिटी एक ही बात है। सेकंड, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी? आइदर मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चीज, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आइदर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और मत लिखो डायरेक्शन, और बहुत, दोनों भी हो सकते हैं, एक की बात नहीं कर रहे हैं। और बहुत, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बहुत चेंजेस विद टाइम, विद टाइम। एग्जांपल हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो होता है वो वेरिएबल वेलोसिटी का एग्जांपल। और तुम्हें पता ही, यानी इक्वल टाइम में, सॉरी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो यूनिफॉर्म मोशन। वेरिएबल वेलोसिटी। उसके बाद आता है थर्ड, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार, तुम्हारे टेस्ट में भी आएगा, जो कमिंग टेस्ट है इसके बाद मोशन का। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है तो टाइम बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक में इस टाइम में एवरेज कितनी रही। मतलब इस टाइम, मतलब जैसे मतलब 12:10 से लेके 12:50 के बीच में तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही। तो एक टाइम इंटरवल होता है जिसमें जिसमें एवरेज कैलकुलेट की जाती है हमेशा। या कोई एक डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल होता है। डिस्प्लेसमेंट का इंटरवल होता है कि अ, ये सपोज यहाँ से हम रेवाड़ी से भिवाड़ी से चले, भिवाड़ी से गुड़गांव के बीच में तुम्हारी एवरेज क्या थी। तो कभी टाइम इंटरवल होता है, या फिर स्पेस इंटरवल इसको बोलते हैं, डिस्टेंस या स्पेस इंटरवल इसको बोला जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी दो टाइप की होती है। अब अभी हम टाइम इंटरवल वाले की बात करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कशन में वहां पर उठाएंगे इसको, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा अभी। तो सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ, टाइम इंटरवल है ना, मतलब ये बात है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो गिवन टाइम इंटरवल के अंदर कैलकुलेट की जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट
covered by an object in given time interval. जो time interval में बताया गया था, इस time interval, in given time interval, in given time interval, ये एवरेज वेलोसिटी है। उसका फॉर्मूला देखो, v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, जो टाइम गिवन है, गिवन टाइम इंटरवल, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये भी एवरेज है। ये भी एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ये एवरेज। एवरेज वेलोसिटी के अलावा एवरेज वेलोसिटी के हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। एक बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लास्ट टाइप इसकी वेलोसिटी टाइप, ये सारी स्पीड भी हो सकती है, ये सारी स्पीड भी हो सकती है, कांस्टेंट स्पीड। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे कि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती। इफ मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज द टाइम, देन कांस्टेंट स्पीड। वेरिएबल वेलोसिटी, स्पीड को छोड़ देंगे। इफ मैग्नीट्यूड चेंज विद द टाइम, देन वेरिएबल स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, देन टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम विल बी द एवरेज स्पीड, है ना। और लास्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब बताओगे तुम मुझे क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वर्ड, अगर तुम फैमिलियर हो इससे, तो पता हो तो मुझे बताओ, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? At a इंस्टेंटेनियस, particular point of time. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। जैसे अब एग्जांपल एक बार ले लेते हैं कि सपोज तुम ट्रैवल कर रहे हो, किसी कार में हो तुम, तो किसी टाइम पर तुमने कहा कि तुम ना 12:05 और 10 सेकंड पर तुम्हारी स्पीड कितनी होती है। एक मोमेंट है, 12:10 और 5 सेकंड। उस टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, फिक्स टाइम है कि इस टाइम पर। नहीं पूछा कि यहाँ से यहाँ तक तुम गए तो तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी रही। नहीं पूछा कि टाइम इंटरवल के बीच में नहीं पूछा गया, मतलब ना किसी स्पेस इंटरवल के बीच में पूछा गया। तुमसे पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है कि किसी एक पॉइंट पर उस टाइम तुम्हारी स्पीड कितनी थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं इसको, हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। तो उसमें लिखते हैं इंस्टेंटेनियस। द फोर्थ टाइप इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस velocity, velocity of an object at a particular point of time is known as, अच्छा ऐसा कैसे बता सकते हो तुम कि किसी टाइम पर तुम स्पीड बता दो? तुम्हारे पास ना, तुम्हें गाड़ी में स्पीडोमीटर होना चाहिए, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर तो बहुत एडवांस बातें हैं। हम बेसिक, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट हम ले आए जो हमें स्पीड बता देगा। हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहते हैं। स्पीडोमीटर लेके चेक नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ है। हालांकि कंसेप्ट वही है कि इतने टाइम पर कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। पर हमारा कंसर्न स्पीडोमीटर लेके नहीं है कि हम एक स्पीड डिटेक्टर लेके बैठ जाएं और स्पीड डिटेक्ट करके बता दें कि ये स्पीड है। हमें उससे नहीं करना है, हमें प्रॉपर फंडामेंटली इसको चेक करना है कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में भी बहुत सारे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हो सकते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि एक एक फिक्स पॉइंट, क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन को चेंज नहीं करना चाहते। अब मैं अगर ऐसे बात करूं कि 12:05 और 10 सेकंड, और सेकंड का भी तुम जैसे वो टाइमर यूज करते हो ना मोबाइल फोन्स में, और सेकंड को भी स्प्लिट करते हैं फर्दर 10 पार्ट्स में, होता है ना टाइमर। टाइमर तुम लगाते हो तो सेकंड्स के बाद भी आवर्स होते हैं, मिनट्स, सेकंड, एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड्स भी होता है, तो 1/10 ऑफ सेकंड चलता है। तो हम ये कहते हैं कि 12:05 10 सेकंड और 2 टाइम्स ऑफ 1/10 ऑफ सेकंड, 2 टाइम्स ऑफ 1/10 ऑफ सेकंड। समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ मैं? कि 10 सेकंड तो हो गए। उसके बाद जो फर्दर 1 to 10 तक जो टाइम चलता है तुम्हारे टाइमर में, उसका 2 पॉइंट्स वो भी पास करके, 2 पॉइंट्स वो भी पास करके।
टाइम 12:05 और उसके बाद जो फोर्थ रीडिंग है दैट इज 2। वो टाइम देख लो, उस टाइम पर देखो कि तुम कहां पर हो, और फिर नेक्स्ट टाइम देखो 12:05 और जो फोर्थ रीडिंग है दैट इज 3। तो टाइम कितना हुआ तुम्हारा? टाइम तो बोलेंगे 12:05 हुआ फर्स्ट केस में भी, और सेकंड केस में कितना टाइम हुआ? 12:05 दोनों केस में सेम टाइम बोलेंगे हम लोग, क्योंकि फोर्थ रीडिंग को हम काउंट नहीं करते। हम एसआई सिस्टम में या हमारे पूरे इस फिजिक्स में टाइम सेकंड से छोटी यूनिट नहीं है जिसको हम लोग काउंट करते हैं, सेकंड्स में ही काउंट करते हैं। तो जो फर्दर जो आता है, और ये भी बहुत बड़ा टाइम है जिसको मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, कि ये 10 सेकंड के बाद 2 पॉइंट्स रीडिंग हो रहा है और 3 पॉइंट्स रीडिंग है, दैट इज ए वेरी स्मॉल टाइम। 1/10 ऑफ ए सेकंड, 1/10 ऑफ ए सेकंड बहुत बड़ा टाइम है फिजिक्स के हिसाब से, फिजिक्स बहुत बड़ा टाइम है। और स्मॉल कर दो, एक सेकंड के इतने छोटे छोटे पार्ट कर दो, एक सेकंड के इतने छोटे छोटे पार्ट करो कि 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 एक सेकंड में 10 पावर 6 पार्ट्स हैं। इतना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ले लेते हैं, और हम ऐसे बोलेंगे कि इतना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है कि उस इंटरवल को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। दैट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी इज अ प्रोसेस टू जीरो, ये लिखते हैं हम लोग। 12:10 12:05 और 12:05 एक सेकंड का डिफरेंस फिजिक्स में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। हमारे साइंसेज हालांकि नहीं कहते कि ये बहुत बड़ा टाइम है, हमारे साइंसेज को लगता है कि एक सेकंड क्या होता है, बहुत छोटा होता है, पर हमारे साइंसेज के बियॉन्ड है फिजिक्स। एक सेकंड का टाइम बहुत बड़ा है। एक सेकंड के भी कितने पार्ट कर दो, 10 मत करो, 20 मत करो, हजारों कर दो, हजारों पार्ट एक सेकंड के, उतने स्मॉल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें लगता है ना कि 1000 भी बहुत बड़ा है, वैसे फिजिक्स अकॉर्डिंग 1,000 टाइम्स ऑफ 1 सेकंड इज ए वेरी लास्ट टाइम। और स्मॉल कर दो, मिलियंस पार्ट कर लो, एक सेकंड के मिलियंस बिलियंस पार्ट करो, 10 पावर 6 10 पावर 7 पार्ट्स इन ए सेकंड, इतना स्मॉल टाइम है। और उस स्मॉल टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? उस स्मॉल टाइम को हम लोग बोलेंगे दिस स्मॉल टाइम इज अप्रोचिंग टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है बट इज वेरी क्लोज टू जीरो। और उस जो हमने पार्ट्स बनाए हैं, 10 पावर 7 पार्ट्स इन ए सेकंड और 10 पावर 6 पार्ट्स इन ए सेकंड जो हमने बनाए हैं, उस वन पार्ट ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कुछ तो हुआ ही होगा ना। जब तुम्हारी कोई बॉडी मोशन में है, तो इतने स्मॉल टाइम में कुछ तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर किया ही होगा सपोज, एंड दैट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दैट मींस डेल्टा टी प्रोसेस टू जीरो, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जब टाइम जीरो नहीं है तो पोजीशन भी चेंज होगी। अगर टाइम चेंज हो रहा है और पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो बॉडी मोशन में ही नहीं है, रेस्ट में है। तो डेल्टा टी जब बहुत छोटा है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, particles covers a small displacement, small displacement delta x, and that small interval of time, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि 1 सेकंड के मिलियंस पार्ट मैंने कर लिए, इतना छोटा एक टाइम मैंने लिया, उस स्मॉल टाइम में एक डिस्प्लेसमेंट मैंने कैलकुलेट किया, एक डिस्प्लेसमेंट मैंने ऑब्जर्व किया कि तुम्हारी बॉडी जो मोशन में इन दैट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो लिख सकता हूँ ना, डिस्प्ले भाई वेलोसिटी की डेफिनेशन चेंज नहीं होने वाली है। डिस्प्ले वेलोसिटी इज ऑलवेज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, इट इज ऑलवेज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। पर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, कैसे पता लगेगा तुम्हें? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे पता लगेगा, बताओ मुझे। ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, ये कैसे पता लगेगा? ये लिख देते हैं हम साइड में, दिस डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, या नहीं? सही है ना? तो मैं लिख देता हूँ लिमिट डेल्टा टी इज अ प्रोसेस टू जीरो। ये तुम्हें बताया गया है कि इसमें जो डेल्टा टी है ना, दैट इज वेरी स्मॉल, दैट अ प्रोसेस टू जीरो, दैट टाइम डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं लिखेंगे, बहुत स्मॉल है। 1/मिलियन टाइम्स जो है 1 सेकंड का हो सकता है, 1/बिलियन टाइम्स ऑफ ए सेकंड हो सकता है, बट नॉट जीरो।
और हम 1/मिलियन टाइम्स को हम काउंट नहीं करेंगे, हमारे सेंसेस फेल हो जाते हैं 0.2 सेकंड के बाद। हम 1 सेकंड को तो देख सकते हैं, 1 सेकंड का पता है हमें कितना होता है, शायद आइडिया भी 1 सेकंड कितना बड़ा होता है। हम लोग देख भी सकते हैं 1 सेकंड को पास होते हुए, जैसे तुम टाइमर लगा दो तो 1 सेकंड होगा, 6, 7, 8, एक-एक सेकंड के गैप में तुम अगर टाइम चेंज हो रहा है, तुम्हें दिखाई देता रहेगा कि सेकंड की जैसे जो सेकंड की पल्स है, वो वॉल क्लॉक जो होती है उसमें हम देखते हैं ना, उसमें भी हमें दिखाई देता है जो 1 सेकंड में जो मूवमेंट होता है। हम जो देख सकते हैं, हम जो सेंस कर सकते हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट टाइम दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय ह्यूमन बीइंग इज 0.2 सेकंड्स, और 1/5 ऑफ ए सेकंड तुम देख सकते हो। और जो टाइमर तुम यूज करते हो ना फोन के अंदर, वो तुम्हें 0.1 सेकंड के गैप में नहीं दिखाता, वो 0.2 के गैप में नहीं दिखाता, वो दिखाता है 0.1 के गैप। और तुम कभी देखना, वो 1 to 10 तक की काउंटिंग तुम्हें कभी पूरी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि तुम देख ही नहीं सकते। तुम देख सकते हो कोई भी चीज जब उन दो चीजों के बीच में गैप कितना हो, 0.2 सेकंड का। एक चीज पहले हुई, एक चीज बाद में हो गई, और दोनों के बीच में गैप अगर 0.2 सेकंड से कम था ना, तो तुम्हें क्या लगेगा कि दोनों एक साथ हुई, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि अलग अलग टाइम पर हुई। तुम सेंस नहीं कर सकते, तुम्हारे सेंसेस का फेलियर है, फिजिक्स का या टाइम का फेलियर नहीं है। तो थोड़ा सा फिजिक्स में बियॉन्ड साइंसेस भी बातें जाती है ना, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तुम इसको अडॉप्ट कर लोगे। हो सकता है फर्स्ट सेकंड टाइम थोड़ा और लगे कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, पर ठीक है, होता है ऐसा। हमें दिखाई भी स्मॉलेस्ट डिस्प्ले, एक पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, एक पार्टिकल तो शायद 10 पार्टिकल तुम्हें दिखाई नहीं देते। और एटम मॉलिक्यूल्स, पेपर नोटबुक जो तुम यूज करते हो उसके एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं देते, बिकॉज हमारी आईज की रेजोल्यूशन की भी लिमिट है, सेंसेस की लिमिटेशंस है। वो देख सकता है कितना, उसकी भी लिमिट है। वो वो टाइम कितना, मिनिमम टाइम कितना सेंस कर सकता है, उसकी भी लिमिट है ना, सब चीज़ों की लिमिट है। तो ठीक है, पर फिजिक्स में नहीं कहते कि 0.2 लिमिट है हमारी। फिजिक्स तो कहता है कि 1 मिली सेकेंड इज अ वेरी लास्ट टाइम। इतने टाइम में तो बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है 1 मिली सेकेंड्स में। पर यहाँ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। कुछ फिजिकल फिनोमिना ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं मिली सेकेंड्स के अंदर। चलिए, तो हमने कंडीशन लगा दी, the instantaneous velocity is also same delta x by delta t, or change in displacement or change in time. The condition is this time is very close to zero, process to zero speed. इस एक्सप्रेशन को मैंने कुछ लिखा था, कोई बता सकते हैं मुझे इस एक्सप्रेशन को क्या लिखा था? एक्सप्रेशन कोई खास एक्सप्रेशन है? Differentiation of x with respect to t. दिस इज द डिफरेंशिएशन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। एक्स का डिफरेंशिएशन है टी के रिस्पेक्ट में, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है, इफ दैट वेरिएबल इन डिनोमिनेटर आ प्रोसेस टू जीरो, तो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो आज से है वही, मैं डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस डिनोमिनेटर इज अ प्रोसेस टू जीरो, तो उसको लिखा जाता है dx by dt। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली dx by dt लिखा जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dx by dt। एक्स दिया हुआ होगा, उसका डिफरेंशिएशन कर लो विद रिस्पेक्ट टू टी, तुम्हारी जो वेलोसिटी आएगी दैट इज वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो एग्जांपल लेते हैं। x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 मीटर। मीटर में दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में दिया हुआ है। टाइम चेंज करोगे तो एक्स चेंज है, एक्स का एक्स इज द पोजीशन, क्वेश्चन है ये, पोजीशन ऑफ पार्टिकल changes according to the following इक्वेशन या रिलेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब ये देखो, जब टाइम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी तो एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। एक्स क्या है? एक्स तुम्हारा पोजीशन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग होगी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज हो रही है, इसका मतलब ये मोशन में, ये मोशन की इक्वेशन है। टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम चेंज करोगे पोजीशन भी चेंज हो रही है, टाइम चेंज करोगे पोजीशन सेम रहती है, टाइम चेंज करते जाओ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब रेस्ट में, ये पार्टिकल मोशन में दिखाई दे रहा है। पूछा गया बताओ वेलोसिटी, वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स, वेलोसिटी एट 2 सेकंड्स।
अब 2 सेकंड पर तुमसे पूछा कि जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है उस टाइम वेलोसिटी कितनी है, तो 2 सेकंड मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पूछा जा रहा है तुम लोगों से, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मींस ये जो वेलोसिटी तुमसे पूछी जा रही है, दिस वेलोसिटी इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, हमें पता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है dx by dt। दिस इज द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, dx by dt। इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2, 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर है ना, पावर को आगे ले आओ, 3 इंटू 2, पावर से सब्ट्रैक्ट कर दो, पावर 1 माइनस 4, टी की पावर 1 है, 1 को आगे ले आओ, पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 प्लस 2, 2 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 60 माइनस 4। ये तो वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, देख रहे हो तुम लोग, टाइम 0 पर वेलोसिटी इज -4, टाइम 1 पर, टाइम 1 पर वेलोसिटी इज 2, टाइम 2 पर वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड, है ना। तो हमसे पूछेगी तो वेलोसिटी एट 2, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 इज 6 इंटू 2, टी की वैल्यू 2 पुट कर दो भाई, 2 सेकंड की वेलोसिटी तो टी की वैल्यू 2 पुट कर दो, 6 इंटू 2 माइनस 4 इज 8 मीटर पर सेकंड। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, इसी में पूछ लेते हैं, व्हेन द पार्टिकल कम्स एट रेस्ट, कब ऐसा होगा पार्टिकल रेस्ट पर आएगा, कब ऐसा होगा, टाइम व्हेन मतलब टाइम तुम्हें बताना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 कब होगी, रेस्ट पर कब आएगा, जब वेलोसिटी 0 हो जाए, रुक जाए। तो वेलोसिटी तुम्हारे पास कितनी है, v इज इक्वल टू, कितना है v, 60 - 4, इसको 0 पुट कर दो भाई, वेलोसिटी 0 है तो कितना टाइम आएगा, t इज इक्वल टू 4/6, 2/3 सेकंड, 2/3 सेकंड पर, 2/3 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। अगर तुमसे पूछा जाए कि कब वेलोसिटी 0 है, तो दैट टाइम इज 2/3 सेकंड्स। तो ये थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करोगे, हालांकि इसी क्वेश्चन तो मिलेंगे और अभी हम फर्दर आगे भी डिस्कशन करेंगे इसका। एक बार इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा, फिर वहां से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कंबाइन करके एक बार करेंगे। तो काफी डिस्कशन हो रहे हैं और ये चैप्टर बेसिकली इंस्टेंटेनियस मतलब डिफरेंशिएशन के ऊपर ही घूमेगा। इसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन में, अब थोड़ा सा करने की कोशिश करो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन। बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे, जितना हमने किया था उतना यूज नहीं होगा, बेसिक बेसिक चीजें यूज होंगी। और फर्स्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए, फर्स्ट लेक्चर इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए, बस इतना यूज करेंगे। अब मैं एवरेज वेलोसिटी का एग्जांपल लेना चाहता हूँ, एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही था क्वेश्चंस। देखो एवरेज वेलोसिटी जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। एवरेज वेलोसिटी को हम लोगों ने मतलब तीन तरह से, मतलब मैं अभी बताऊंगा कैसे, तीन तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं मोशन को। उसके अलावा भी अगर कोई ब्रेक कर सकते हैं तो फिर जो मेथड है वो यूनिफॉर्म मोशन के नहीं है, फिर वो हम लोग चलेंगे आगे, इंटीग्रेशन से करेंगे। और वहां तक शायद नहीं आता है तुम्हें, पर फिर भी हम लोग प्रैक्टिस तो करते ही ज्यादा। तो एक बार तो हम लोग सिर्फ अभी डिस्कशन करेंगे कि कुछ टाइम तक यूनिफॉर्म मोशन चला, फिर हालांकि चेंज कर लिया, फिर कुछ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए फिर से यूनिफॉर्म मोशन हो गया, मतलब स्मॉल स्मॉल इंटरवल में यूनिफॉर्म मोशन चलता है। हम लोग ऐसा केस डिस्कस करेंगे। और अगर कोई ऐसा टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दिया जाता है, तो उस केस में फिर इंटीग्रेशन वगैरह लगेगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन में जो आएगा वो यही है। तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, वहीं पर कर लेंगे, वो इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। और ये जो है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, इफ ए पार्टिकल मूव विद velocity v1
for the first half time of motion and with velocity v2 for the second half time. Calculate the average velocity. Average velocity क्या होगी? When particle moves with velocity v1 for the first half time and with velocity v2 for the second half time, then calculate the average velocity. देखो एक बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया हो ना, कभी भी दिया हो, और बात इसकी एवरेज वेलोसिटी नहीं कर रहा हूँ, पूरे काइनेमेटिक्स में बात कर रहा हूँ, इवन डायनामिक्स मोशन के अंदर तो खासकर उसका पार्टिकल का डायग्राम तुम अच्छे से ड्रॉ कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो कि हो क्या रहा है, पिक्चर बननी चाहिए दिमाग में, इमेजिनेशन होना चाहिए। इमेजिनेशन अगर हो जाएगा ना पार्टिकल की मोशन का, तो 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि हमें करना क्या, पिक्चर साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। A particle moves with velocity v1 for the first half time and velocity v2 for the second half time. इन्हें स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, इन्हें स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन है, मतलब पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं की, बस मैग्नीट्यूड चेंज करता गया। तो यहाँ से यहाँ चले, सपोज ये इनिशियल पॉइंट था ए और ये फाइनल पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम तो लगा ही होगा, इसको कुछ टाइम तो लगा ही होगा ए से बी जाने में। तो टाइम मान लिया हम लोगों ने, ये टाइम है टी, ये पूरा टाइम, क्योंकि टाइम मैंने इसलिए माना है क्योंकि टाइम के बारे में ही दिया इन्फॉर्मेशन टाइम के बारे में, तो टाइम ही मान लिया कि ये टाइम टी है। तो फर्स्ट हाफ टाइम में वो कहीं पहुंचा होगा, यहाँ पहुंचा होगा, मान लो फर्स्ट हाफ टाइम में वो यहाँ पहुंचा, तो ये टाइम हो गया t/2। सेकेंड हाफ टाइम में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये t/2। फर्स्ट हाफ टाइम ये सपोज सी है हमारा पॉइंट, फर्स्ट हाफ टाइम में जो वेलोसिटी है वो v1 है, और सेकेंड हाफ टाइम में जो वेलोसिटी है वो v2 है। यहाँ से यहाँ तक सपोज 40 मिनट्स की जर्नी है, तो 20 मिनट्स ही है और 20 मिनट्स ही है, तो फर्स्ट 20 मिनट्स में उसकी स्पीड या वेलोसिटी रही v1, और सेकेंड 20 मिनट्स जो नेक्स्ट 20 मिनट्स में, सेकेंड 20 मिनट्स उसमें स्पीड रही v2। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी, एंड ए बी इज ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। ए टू सी वेलोसिटी v1 है और टाइम t है, t/2 है, टाइम t/2, यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन नहीं है। तो ए सी जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज v1 इंटू t/2 प्लस सी बी, सी टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी टाइम मतलब v2 इंटू t/2, v2 इंटू 2/2, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टोटल टाइम तो हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि टोटल टाइम इज टी, टोटल टाइम इज कैपिटल टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी हो गई टोटल डिस्प्लेसमेंट v1 t/2 प्लस v2 इंटू t/2 बाई टी, v1 प्लस v2/2, एवरेज वेलोसिटी इज v1 प्लस v2/2। तो मतलब यहाँ की स्पीड v1 है, यहाँ की v2 है, तो एवरेज होगी v1 प्लस v2/2, ये तो पहले भी पता था तुम लोगों को। ऐसा जो हमें पता है ना, एवरेज जो हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल, पहले टोटल कैलकुलेट कर लो कि सम कितना होता है, सम ओवर द नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी हैं, तो वो नहीं करना है हम लोगों को। वैसे कॉन्सिडेंटली ऐसा हो गया है कि यहाँ पर आ गया है वो, मतलब वो केस आता है तुम्हारा जब टाइम के सेगमेंट्स में मोशन को डिवाइड किया, वो ये याद रखना, टाइम के सेगमेंट्स में। वो तुम्हें जो पता है ना एवरेज क्या होती है, एवरेज टोटल सम करेंगे, जो भी पैरामीटर की एवरेज चाहिए उस पैरामीटर का सम करेंगे, तो अपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो कर सकते हैं।
अगर मोशन तुम्हारा टाइम की टर्म्स में डिवाइड किया हुआ है तो वैसे याद रख सकते हो उसको टाइम की टर्म्स में। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ इसी के बारे में। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ पार्टिकल मूव with velocity v1 with velocity v1 for the first half time, नहीं, फर्स्ट हाफ की जगह फर्स्ट वन थर्ड हो सकता है, फर्स्ट वन थर्ड, सेकेंड वन थर्ड एंड थर्ड वन थर्ड, 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लें। जैसे ये पूरा मोशन ना t/2 में डिवाइड हुआ था, पूरे मोशन को t/3 एंड t/3 में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स बना लेंगे, t/3 मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल है। t/2 के 2 टाइम इंटरवल, t/3 3 हो सकते हैं, t/4 4 हो सकते हैं, इक्वल इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर। t/5 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 एंड t/5 5 टाइम्स t/5 कर सकते हैं। और जनरल बात करें तो n टाइम्स पूरे मोशन को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, n टाइम्स डिवाइड करना चाहता हूँ पूरे मोशन को इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो एक सेगमेंट का टाइम कितना होगा बताओगे एक बार? एक सेगमेंट का टाइम T/n. t/n। if a particle moves with velocity v1 for the first half था ना, फर्स्ट हाफ टाइम, दिस इज फर्स्ट 1/n टाइम्स ऑफ t, फर्स्ट हाफ की जगह 1/n टाइम्स, या t/n लिख देते हैं, t/n सीधा लिख देते हैं, फॉर द फर्स्ट t/n and with velocity v2 for the second t/n time and so on। और ऐसे से करता रहा, मतलब टोटल नंबर ऑफ इंटरवल जो बनेंगे वो बनेंगे, एंड लास्ट ऐसे कर देते हैं एंड t by and for nth t/n second with velocity vn। तो लास्ट जो सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट में फर्स्ट t/n में वेलोसिटी v1 लिए मैंने, सेकंड t/n में v2 लिए, लास्ट जो सेगमेंट है वो t/n का है, उसमें जो वेलोसिटी है वो vn है। तो यहाँ देखो डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, a b टोटल टाइम t, मैंने t/n पार्ट्स कर लिए, इसके एंड पार्ट्स, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, एंड लास्ट ये nth पार्ट है। इसमें वेलोसिटी v1, इसमें वेलोसिटी v2, इसमें v3 और इसमें vn, इसमें vn। टाइम कितना है? टाइम ये t/n है, ये भी t/n है, t/n वहां पर था t/2 के 2, t/3 के 3, t/4 के 4, t/5 के 5 हो गए, t/n के n पार्ट्स हो जाएंगे। तो जब पूरे मोशन को इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइड किया हुआ है तो वेलोसिटी में कुछ कैलकुलेट नहीं करना, हमें करना है कि सारी वेलोसिटी का सम करके अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज कितनी है उनसे डिवाइड करते हैं, सारी वेलोसिटीज का सम। यहाँ पर 2 वेलोसिटी थी v1 एंड v2, इनका सम कर ले v1 प्लस v2 कर लिए। v1 प्लस v2 करने के बाद टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी कितनी, 2 तरह की वेलोसिटी है, v1 प्लस v2 बाई। यहाँ पर कितनी वेलोसिटीज हैं? n वेलोसिटीज हैं, यहाँ पर n वेलोसिटीज हैं, नंबर ऑफ वेलोसिटीज n, तो n लिखेंगे, और जितनी वेलोसिटी सबका सम कर दो, v1 प्लस v2 अप टू vn, ये भी एवरेज आ गई। और मैं एक बात फिर बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला तुम लगा सकते हो सिर्फ तब जब मोशन को डिवाइड किया गया हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में, जरूरी नहीं कि इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइड करें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। इफ ए पार्टिकल moves with velocity v1 for the first half displacement, फर्स्ट हाफ पर, पिछले तो फर्स्ट हाफ टाइम मतलब आधे टाइम इस बार आधे रास्ते एक स्पीड से गया वो और आधे रास्ते एक स्पीड से गया,
ऐसे है ये फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट एंड with velocity v2 for the second half displacement. Calculate average velocity. ये फर्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट सेकंड हाफ डिस्प्लेसमेंट किया है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड किया है। जरूरी नहीं कि टू इक्वल पार्ट्स में डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट वन थर्ड डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड वन थर्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब पूरा मोशन ऐसे डिवाइड हो सकता है ए एंड बी, एक्स बाई टू ए बी, एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री, इक्वल पार्ट्स एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री, एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री। ऐसे ही इक्वल सेगमेंट कितने बन सकते हैं, एन के भी बन सकते थे, एन ए एक्स बाई एन एक्स बाई एन एक्स बाई एन एंड लास्ट एक्स बाई एन। तो ये दो पार्ट है, इसमें इसमें तीन पार्ट है, वन टू थ्री, इसमें कितने पार्ट होंगे, लास्ट पार्ट एंथ पार्ट, एंथ पार्ट। तो इस केस में क्या होगा, अगर इक्वल पहले मैं एक के लिए कैलकुलेट करता हूँ और उसी फॉर्मूला को जनरलाइज कर देंगे, तो जैसे वहां किया था ना, पहले दो के लिए कैलकुलेट किया टू इक्वल में, फिर उस फॉर्मूला को हमने जनरलाइज कर लिया, ऐसे इसमें भी करेंगे। पहले मैं दो के लिए कैलकुलेट करता हूँ, जो हमारा क्वेश्चन गिवन है वो दो टू इक्वल पार्ट्स के लिए। टू इक्वल पार्ट्स मतलब ये मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, ए और बी को टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स है, क्योंकि एक्स माने इसमें टाइम ले रहा हूँ मैं, इस बार एक्स ले रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन जो दी हुई डिस्प्लेसमेंट के ऊपर दी हुई है। एट द फर्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्स बाई टू एंड सेकंड हाफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो सेम एक्स बाई टू। In the first half displacement velocity is v1 and in second half time the second half displacement the velocity is v2। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कंडीशन दी हुई है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें एज्यूम पहले ही कर लिया था हमने कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। टोटल टाइम होगा टाइम फ्रॉम ए टू बी, टोटल टाइम तो ये होगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी के लिए जो टाइम होगा वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है टाइम, ये सी मान लेते हैं, इज द टाइम टी वन मान लेते हैं इसको, टी वन स्मॉल टाइम, टी वन स्मॉल टी ले लिया इसको, टी वन जो टाइम है दैट इज फ्रॉम ए टू सी का टाइम है, प्लस टी टू टाइम इज फ्रॉम सी टू बी का टाइम हो गया। ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितना है, ए टू सी का डिस्प्लेसमेंट एक्स बाई टू है, सी टू बी का डिस्प्लेसमेंट एक्स बाई टू है, ए टू सी की वेलोसिटी वी वन है, सी टू बी की वेलोसिटी वी टू है, तो टाइम फ्रॉम ए टू सी तुम लिख सकते हो, टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी, बताओगे कितना होगा, यहाँ पर क्या लिखूं, टाइम फ्रॉम ए टू सी, टाइम फ्रॉम ए टू सी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी इज एक्स बाई टू। नहीं आ रहा है कि समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो गया, बता तो दो, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो ये टाइम जो है, ये टाइम जो है ए टू सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स बाई टू और वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है ए टू सी, वेलोसिटी इज v1, ये टाइम आ गया ए टू सी का, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इज टाइम, प्लस t2 फ्रॉम सी टू बी, t2 फ्रॉम सी टू बी इज द डिस्प्लेसमेंट इज x by 2, डिस्प्लेसमेंट x by 2 and the velocity from c to b is v2, तो टाइम आ गया x by 2 v1 प्लस x by 2 v2, x by 2 कॉमन ले सकते हो तुम लोग, 1 by v1 प्लस 1 by v2, ये तुम्हारा टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम है। एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ना एक्स माना, टोटल टाइम कितना माना, टोटल टाइम एक्स बाई टू 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, टू ऊपर चला गया,
वी एवरेज इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे 2/1/v1 प्लस 1/v2। हम इस पूरी टर्म को इधर ले गए और वी एवरेज को नीचे ले आए, तो 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू 2/v एवरेज। ये आ गया 1/v1 प्लस 1/v2 2/v एवरेज। तो उसे कैलकुलेट करते हो ना, तो वी एवरेज पता है कितना आता है? वी एवरेज 2v1v2/v1 प्लस v2 ये आता है। ये 2 के लिए है, 3 के लिए नहीं है ये। तुम इसको याद मत करो, इसको याद करो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, 1/v1 प्लस 1/v2 बाय 2/v एवरेज। अगर ये तो मैंने 2 सेगमेंट्स किए थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट के 2 सेगमेंट्स बनाए, x/2 एंड x/2, x/3 होता तो 3 सेगमेंट हो जाते। तो यहाँ पर क्या आता? 3/v एवरेज, 3 टाइम जितना नंबर ऑफ सेगमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज नंबर ऑफ सेगमेंट, 2 सेगमेंट्स से 2/v एवरेज इज 1/v1 प्लस 1/v2। फॉर 3 सेगमेंट्स it will be 3/v average, 1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3 up to n terms for n equal segments of time. For n equal segments of time, n by v average is equal to 1/v1 plus 1/v2 up to 1/vn। अब वो कितने भी सेगमेंट कर ले, तुम्हें ये फॉर्मूला याद है। n by 3 सेगमेंट्स के लिए 3/v एवरेज, 1/v2 plus 1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3। 3 टर्म्स आएंगी यहाँ पर, उनको कैलकुलेट कर लो। हाँ, एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेट करोगे, वी एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। मैंने मतलब फॉर्मूला तुम्हें ये याद रखना है, फॉर्मूला तुम ये याद रखो। और 2 के लिए तो 2 के लिए तुम इसको याद कर सकते हो, 2 के लिए तो फाइनल आंसर भी याद कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ना 2 पार्टिकल्स की एवरेज वेलोसिटी, सॉरी 2 सेगमेंट्स की एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी तुमसे। 3 का केस अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम में बुक्स में एक आधा मिल सकता है, पर नहीं पूछा जाता जनरली। तो 2 के लिए तुम याद कर लो, जनरल फॉर्मूला ये है, n by v average equals to 1/v1 plus 1/v2 up to 1/vn। और 2 सेगमेंट्स के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें, दैट विल बी 2/v एवरेज 1/v1 प्लस 1/v2। उसका रिजल्ट याद कर लो 2 के लिए, 2 के लिए रिजल्ट हो जाता है 2v1/v2/v1 प्लस v। ठीक है, तो ये थी एवरेज वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म मोशन का ऑलमोस्ट डन है। ग्राफ्स रहते हैं, पर ग्राफ्स में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंबाइंड ग्राफ बनाएंगे, और काफी सारे ग्राफ, अराउंड अराउंड 20 ग्राफ्स में बनवाता हूँ मोशन के अंदर। तो आराम से उसको 2 या 3 दिन डिस्कस करेंगे, है ना। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में इतना ही रहता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन आएगा, कल हम एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके फिर वही एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे। उसके बाद में वो इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव की जाएंगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसके बाद फिर तुम्हारा ग्राफ्स, मोशन इन 2 डायमेंशन, सारी बातें होंगी धीरे धीरे करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। यहाँ तक के लिए तुम्हारा कोई ना कोई चेक पॉइंट जरूर बनता होगा, चेक पॉइंट में देख करके तुम्हें अभी सेंड करता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। प्रैक्टिस जरूरी है, साथ साथ करो, ज्यादा अच्छा है। लिख करके देखो सारी चीजें, लिख करके देखो, प्रैक्टिस करो उसके बाद। ठीक है, चलो सेशन लीव करते हैं, टाइम हो गया।